हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल प्राइम प्रभाकर पे। दोस्तों, हम देख रहे हैं यूपी पीसीएस के मेंस आंसर राइटिंग सीरीज को। इसमें हम आज देखेंगे जीएस 4 पेपर में जो एथिक्स का टॉपिक होता है उसके तहत केस स्टडी को। ठीक है, तो इससे पहले हमने आपको जीएस 1, 2, 3, 4 की कॉपियाँ कराई हैं ऑलरेडी, और वो भी टॉपर्स कॉपी की। और उसी के तहत ये हमारा मॉडल आंसर है, किसी टॉपर्स की कॉपी नहीं है, लेकिन क्या शानदार मॉडल आंसर लिखा गया है। अगर आप इस तरह का आंसर लिख करके आते हैं, ऐसे केस स्टडी सॉल्व करते हैं, तो आपके एग्ज़ाम में जो है बहुत अच्छे और एथिक्स में पूरे के पूरे मार्क्स आएंगे। पूरे इन द सेंस काफ़ी अच्छे मार्क्स आएंगे जो आने चाहिए। ठीक है, इसमें हमने यूपीएससी की केस स्टडी ली है, मतलब यूपीएससी टाइप की थोड़ा सा बड़ी, क्योंकि अब आपका जो यूपी पीसीएस में एग्ज़ाम होगा वो सारा का सारा यूपीएससी पैटर्न पे आ रहा है, तो उसी तरह से वो लोग क्वेश्चन को थोड़ा सा बड़ा बनाने की कोशिश करेंगे। तो हमने पहले ही उसी टाइप के क्वेश्चन ले करके ऑलरेडी हम चलेंगे। ठीक है, तो ये आपकी केस स्टडी लिखी हुई है और इसमें आपके 5 क्वेश्चन लिखे लिए गए हैं। और मैं आपको देखिए आप कितना शानदार तरीके से आंसर लिखा गया है। इसमें क्या क्या डायग्राम फ्लो चार्ट बना सकते हैं आप लोग, इसी तरह से आप बना करके आएंगे। ठीक है, और यूपीएससी की ही कॉपी में ये आंसर लिखा गया है, आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पे कितना बढ़िया है। हालांकि मैं आपको आज एक केस स्टडी कराऊंगा, इसके बाद भी एक और कराऊंगा, लेकिन ये इसमें बहुत सारी केस स्टडी करी हुई, मतलब लगभग 6-7 केस स्टडी इस कॉपी में लिखी गई हैं इसी तरह से शानदार। आपको अगर ये पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम मेरा ज्वाइन कर लें, वहाँ पर मैं ये वाली पीडीएफ जो है वो डाल दूंगा। अब चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले पढ़ते हैं कि ये केस स्टडी है क्या। तो एक एबीसी इनकॉर्पोरेटेड नाम की एक तकनीकी कंपनी है जो तीसरी दुनिया में स्थित संसार की दूसरी सबसे बड़ी कंपनी है। तीसरी दुनिया में स्थित मतलब थर्ड वर्ल्ड कहा जाता है, जो अपन लोग का देश भारत आता है। ठीक है, पहला यूएस हो गया, फिर यूरोप, और फिर थर्ड वर्ल्ड में मेनली जो गरीब कंट्री होते हैं, साउथ वाले कंट्रीज होते हैं, उनको गिना जाता है। तो तीसरी दुनिया में स्थित जो है वो संसार की दूसरी सबसे बड़ी कंपनी है। कौन सी? एबीसी इनकॉर्पोरेटेड। आप इस कंपनी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं और आप इसके हैं सीईओ, और बहुसंख्यक शेयरधारक भी आप ही हैं। तेजी से हो रहे तकनीकी सुधारों ने इस परिदृश्य की स्थिरता पर पर्यावरणीय कार्यकर्ताओं, नियामक प्राधिकरणों और आम जन के बीच चिंता बढ़ा दी है। ठीक है, आप व्यवसाय के पर्यावरणीय पदचिह्न के बारे में महत्वपूर्ण मुद्दों का सामना करते हैं। 2023 में आपके संगठन में 2019 में दर्ज स्तरों की तुलना में ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में 48% की उल्लेखनीय वृद्धि हुई। ऊर्जा खपत में उल्लेखनीय वृद्धि मुख्य रूप से आपके डेटा केंद्रों की बढ़ती ऊर्जा आवश्यकता के कारण है, जो कृत्रिम बुद्धिमत्ता अर्थात एआई के तेज विस्तार से प्रेरित है। यानी कि आपके जो कंपनी है ओवरऑल इसमें यह है कि प्रदूषण बढ़ रहा है, ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन जो है वो बढ़ गया है खूब सारा, और उसमें क्या है ना कि ऊर्जा ज़्यादा लगती है और उसमें एआई वगैरह का यूज हो रहा है, इस कारण से ये मेन बात है। और एआई संचालित सेवाओं को उनके उल्लेखनीय लाभ के बावजूद पारंपरिक ऑनलाइन गतिविधियों की तुलना में बहुत अधिक संगणनात्मक संसाधनों और विद्युत ऊर्जा की आवश्यकता होती है। प्रौद्योगिकी के प्रसार से पर्यावरणीय प्रभावों पर चिंता बढ़ गई है। ठीक है, तो मेनली इसमें क्या है कि टेक्नोलॉजी वर्सेस इन्वायरमेंट, ये सब बात वाली केस स्टडी है, और इन्वायरमेंट वाली केस स्टडी काफ़ी आती हैं। ठीक है, इसके फलस्वरूप चेतावनियां भी बढ़ गई हैं और आपकी चेतावनियां मिलने लगी हैं। एआई मॉडल विशेष रूप से व्यापक मशीन लर्निंग और डेटा प्रोसेसिंग के उपयोग किए जाने वाले पारंपरिक कंप्यूटर कार्यों की तुलना में बहुत अधिक ऊर्जा खपत करते हैं, जिसमें अत्यधिक तेज़ी से वृद्धि होती है। ठीक है, अब अगला है कि यद्यपि 2030 तक नेट जीरो उत्सर्जन हासिल करने की प्रतिबद्धता और लक्ष्य पहले से ही हैं, उत्सर्जन कम करने की चुनौती भारी लगती है, क्योंकि एआई का एकीकरण जारी है। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए नवीकरणीय ऊर्जा के उपयोग में पर्याप्त निवेश आवश्यक होगा। प्रौद्योगिकी क्षेत्र के प्रतिस्पर्धी माहौल से कठिनाई और बढ़ गई है, जहाँ बाजार की स्थिति और शेयरधारक के मूल्य को बनाए रखने के लिए तेजी से नवाचार आवश्यक है। नवाचार लाभप्रदता और धारणीयता के बीच संतुलन हासिल करने के लिए एक रणनीतिक कदम आवश्यक है जो व्यावसायिक उद्देश्यों और नैतिक दायित्व दोनों के अनुरूप हो। तो ये सारी चीज़ें हैं। ओवरऑल ये है कि जब आपको देखो एआई आया है, नया नया है, नवाचार करना, तो उसके लिए खपत लगेगी और उत्सर्जन ज़्यादा होगा। ठीक है, इन सब के विरोध में पर्यावरण का ह्रास हो रहा है। तो अब आपके सामने ये 5 क्वेश्चन परोस दिए गए हैं। इसमें क्वेश्चन क्या है कि उपर्युक्त मामले में उत्पन्न चुनौतियों पर आपकी तत्काल प्रक्रिया क्या होगी। उपर्युक्त मामले में शामिल नैतिक मुद्दे क्या हैं। आपकी कंपनी को तकनीकी दिग्गजों द्वारा दंडित किए जाने के लिए चिन्हित भी किया गया है। इसकी आवश्यकता को समझने के लिए आप क्या तार्किक और नैतिक तर्क देंगे। एक विवेकशील व्यक्ति होने के नाते आप एआई नवाचार और पर्यावरणीय पदचिह्न के बीच संतुलन बनाए रखने के लिए क्या उपाय अपनाएंगे। इसी टाइप की, या इसे थोड़ा सा छोटी भाषा में लेकर के, लेकिन सेम आप तो नहीं छोटी करेंगे, यूपी
ऐसी के ही पैटर्न पे जा रहा है यूपीपीएससी। तो इसी टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं। और जैसा ही आप देख ही रहे हैं एआई और डीप सीक वगैरह का जो ज़्यादातर न्यूज़ आती जा रही हैं, तो इन सब चक्करों में ऐसे सवाल आपसे बनाए जा सकते हैं। अब इस आंसर को आप कैसे लिखेंगे, देखिए क्या शानदार इसमें फ्रेमिंग की गई है कि उपरोक्त केस अध्ययन में आर्थिक विकास, मैंने वही बताया ना क्या डेवलपमेंट हो रहा, और पर्यावरणीय संरक्षण एवं ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन के बीच संतुलन जैसे मुद्दों पर चर्चा की गई है। तो आपने 15-20 शब्दों में सिर्फ इतना बता दिया कि ये ओवरऑल ये केस स्टडी किस बारे में है। ठीक है, देखो ये सब टर्मिनोलॉजी होती है जो आपको यूज करनी पड़ेंगी। आप एथिक्स के आंसर में अगर टर्म यूज नहीं करेंगे तो आपको नंबर नहीं मिलेगा। आर्थिक विकास, पर्यावरणीय संरक्षण, ग्रीन हाउस उत्सर्जन, ये सब टर्मिनोलॉजी है। ठीक है, अब हितधारक इसमें लिखा होगा, मैंने पिछले वाली वीडियो में आपको बताया था जो उसमें एक केस स्टडी कराई थी लास्ट में। हितधारक इसमें सबसे बड़ा तो पर्यावरण ही है आपका, क्योंकि पर्यावरण ह्रास हो रहा है। फिर पर्यावरणीय नियामक प्राधिकरण भी हैं, ठीक है, जो उसको मतलब संचालित करते हैं। फिर मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी कि आप स्वयं हैं। फिर कंपनी है, और पर्यावरणीय कार्यकर्ता हैं, और जो आम जन के लोग हैं वो, क्योंकि उनको भी नुकसान होगा। तो ये इतने 4-5 हितधारक हो गए। ठीक है, अब नैतिक दुविधा क्या है आपसे पूछा भी गया है। अब नैतिक दुविधा को आप इस तरह से लिख सकते हैं बना करके, कितना कम पॉइंट में शानदार लिखा गया पॉइंट, ऐसे आपका समय भी बचेगा और एग्जामिनर पे अच्छा इंपैक्ट भी पड़ेगा। तो नैतिक दुविधा आपकी है आर्थिक विकास बनाम पर्यावरण संरक्षण। तो आर्थिक विकास भी आपको करना है, पर्यावरण संरक्षण भी करना है। लाभप्रदता बनाम धारणीयता, ऐसे शब्द यूज करेंगे कितना बढ़िया रहता है। लाभप्रदता बनाम धारणीयता, ठीक है। नवीकरणीय ऊर्जा बनाम अपर्याप्त निवेश, तो नवीकरणीय ऊर्जा में आपको निवेश तो चाहिए होगा, तो ये आपके पास नैतिक दुविधा है। जीरो उत्सर्जन की प्रतिबद्धता बनाम प्रौद्योगिकी क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा, तो जीरो उत्सर्जन भी हमें करना है और प्रौद्योगिकी क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा भी बनाई रखनी। तो ये सब 3-4 जो है हमारे नैतिक दुविधा वाले केंद्र हो गए। अब पहला प्रश्न हमारा तक क्या था कि आपकी तत्काल प्रतिक्रिया क्या होगी। तो उपर्युक्त चुनौतियों पर मेरी प्रतिक्रिया क्या होगी ये देखिए आप। ठीक है, नंबर 1, ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में बची हुई वृद्धि को कम करने का प्रयास करूंगा। परंपरागत ऊर्जा स्रोतों से नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों पर स्थानांतरण करूंगा। ठीक है, परंपरागत ऊर्जा त्यागेंगे, नवीकरणीय ऊर्जा पे आएंगे, ताकि देखो मेरा विकास भी होता रहे लेकिन ऊर्जा का सोर्स हमने नवीकरणीय कर लिया ताकि उत्सर्जन ना हो। ठीक है, दूसरा, निवेश के अभाव यानी निवेश की आवश्यकता होगी, इसलिए बाहरी निवेशकों को आकर्षित करूंगा और नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों में निवेश कराऊंगा। तो आप बाहरी निवेशकों को बुलाएंगे और नवीकरणीय ऊर्जा में क्या करेंगे, निवेश कराएंगे। सरकार द्वारा दी जा रही सौर ऊर्जा के लिए सब्सिडी का उपयोग करूंगा। 2030 तक नेट जीरो उत्सर्जन का लक्ष्य हासिल करने का प्रयास करूंगा। तो आपने सारी के सारे पॉइंट ये बता दिए, आपकी तत्काल प्रतिक्रिया ये होगी। ठीक है, अब देखिए मैंने आपको बताया था जो पहला इससे जस्ट पहला वीडियो था एथिक्स में आंसर कैसे लिखते हैं, और चाहे कैसे हो, आपको कोई भी कानून आए, लॉ आए, कुछ भी कानून कह रहा हो, चूँकि आप एथिक्स का आंसर लिख रहे हैं तो आप नैतिकता को किसी भी हाल में त्यागेंगे नहीं। आपके आंसर्स में नैतिक टर्म, नैतिकता वाली बातें हैं वो जरूर झलकनी चाहिए। आप अंत में अगर आपसे 2 में से 1 को चुना जाएगा तो आप नैतिकता वाले पक्ष की तरफ थोड़ा सा झुकाव ज़्यादा रखेंगे, क्योंकि ये एथिक्स का पेपर है। ठीक है, अब देखते हैं इसमें शामिल नैतिक मुद्दे क्या हैं। एआई जैसी नवाचारी प्रौद्योगिकियों का विस्तार होगा, विस्तार, ठीक है। प्रौद्योगिकी विस्तार से ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में वृद्धि होगी, ये सब नैतिक मुद्दे हैं। नैतिक मुद्दे का मतलब ये इन सबसे जो नुकसान हो रहा है, नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों का महंगा होना एवं निवेश की कमी होना, प्रौद्योगिकी क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा माहौल से लाभप्रदता और धारणीयता के बीच संतुलन की समस्या, नवाचार एवं प्रौद्योगिकी प्रसार से पर्यावरणीय चिंता में वृद्धि, फलस्वरूप चेतावनियों में वृद्धि हो गई है। तो ये सारे नैतिक मुद्दे इसमें शामिल हैं। 2030 तक नेट जीरो उत्सर्जन की प्रतिबद्धता। ठीक है, अब तार्किक और नैतिक तर्क इसमें क्या आते हैं इसको हम देखते हैं। नंबर 1 पॉइंट क्या होगा हमारा कि एआई जैसी प्रौद्योगिकियों के उपयोग से पारंपरिक ऑनलाइन गतिविधियों की तुलना में अधिक ऊर्जा की आवश्यकता भी होगी, क्योंकि एआई जो है पारंपरिक तो है नहीं। ठीक है, पारंपरिक प्रौद्योगिकी तो है नहीं, वो नवीकरणीय है। ठीक है, नई नवीकरणीय प्रौद्योगिकी है एआई, तो नई कोई भी टेक्नोलॉजी आती तो उसमें अधिक खपत होती है ऊर्जा की। फिर है ऊर्जा की आवश्यकता की पूर्ति के कारण ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में 48% की वृद्धि होगी। ऊर्जा के नवीकरणीय साधनों के लिए अधिक निवेश की भी आवश्यकता होगी। प्रौद्योगिकी क्षेत्र में प्रतिस्पर्धी माहौल से कठिनाई और भी बढ़ जाएगी, और एआई नवाचार और पर्यावरणीय पदचिह्न के बीच संतुलन के उपाय। अच्छा, अगला उपाय हमें बताना है, उपाय भी पूछा गया था लास्ट वाले क्वेश्चन में। तो उपाय इसमें क्या रहेगा, एआई नवाचार के लिए ऊर्जा परंपरागत स्रोतों पर नवीकरणीय ऊर्जा को प्राथमिकता दी जाएगी, वही बात। नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों के लिए पर्याप्त निवेश को आमंत्रित करना और सरकार की सब्सिडी का उपयोग करना है। ठीक है, ऐसी एआई नवाचारों को बढ़ावा जो ऊर्जा खपत में दक्ष हो। ठीक है, फिर है अच्छा बान की मून का कथन। ओके, तो यहाँ पे हम अब एंड करेंगे, मतलब ये हमारे लास्ट वाला पार्ट हो गया। चौथा प्रश्न जो था उसका आंसर कि क्या होंगे कदम उठाए जाने चाहिए।
फिर हम कंक्लूजन में बान की मून का एक कथन लिखेंगे कि हमें यह समझने की ज़रूरत है कि आर्थिक विकास, सामाजिक विकास और पर्यावरणीय संरक्षण एक दूसरे के विपरीत नहीं है, बल्कि प्रतिपूरक, परस्पर एवं एक दूसरे को सुदृढ़ करते हैं। अब आप लोग इस जो कथन है, बान की मून आपको पता है साउथ कोरिया के थे और ये यूएन के महासचिव रहे हैं, ठीक है। तो ये वाले कथन को आप लोग नोट डाउन करेंगे अपनी मेंस की कॉपी में। इसको आप एस्से में भी कहीं यूज कर सकते हैं, एथिक्स में भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। या आप मतलब क्या बोलते हैं, GS3 का जो पेपर होता है इन्वायरमेंट वगैरह वाला, जिसमें इकोनॉमिक्स वगैरह आती है, उससे मिलाकर के क्वेश्चन बनता है, उसमें भी यूज कर सकते हैं बान की मून का यह कथन। जहाँ पे भी आर्थिक विकास, सामाजिक विकास और पर्यावरण संरक्षण के बारे में बात आएगी तो आप इस कथन को यूज कर सकते हैं कि ये सब एक दूसरे के विपरीत नहीं है, बल्कि प्रतिपूरक है और परस्पर एक दूसरे को सुदृढ़ करते हैं, ठीक है। तो ये एक केस स्टडी हमने देख लिया। अब एक केस स्टडी मैं आपको और इसमें से करा दूंगा अगले वीडियो में, और उसके बाद फिर हम बाकी सब्जेक्ट्स की तरफ चलेंगे और GS 1 2 3 4 मेंस के सिलेबस की तरफ बढ़ेंगे, ठीक है। मिलते हैं अगले। मैंने पहले आंसर्स लिखना सिखा दिया आपको ताकि आप कैसे आंसर कोट कर पाए। अब हम कंटेंट वगैरह पे कुछ काम करेंगे, फ्लो चार्ट, डायग्राम वगैरह वाली चीज़ें आपको प्रोवाइड कराएंगे। बाकी आप टेलीग्राम से जुड़ जाएं, वहाँ पे इन सब की PDF आपको दे दी जाएगी। थैंक यू सर। और इसके अलावा एक चीज़ और बता दूँ, पहले से ऑलरेडी उसमें टॉपर्स की लगभग 15 कॉपियाँ पड़ी हुई हैं पूरी, ठीक है। वो जाकर के भी आप डाउनलोड करें और देखें टॉपर्स कैसे आंसर लिखते हैं। थैंक यू सो मच।